भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही हैं। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी ना स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात। अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े रहस्य पर नज़र डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हर किसी के लिए एक रहस्य है। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर उनकी मौत असल में हुई कैसे थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच हुई वह भी कुछ सही निष्कर्ष ना दे सकी। तो आइए जानते हैं कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य क्या है। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष चंद्र बोस को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंसो कॉलेजिएट स्कूल से की थी। उसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और वह तुरंत भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोजन का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्याग पत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विरोधी अध्यक्ष ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में उस समय दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फाशीवाद का। नाजीवाद और फाशीवाद का निशाना इंग्लैंड, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई दे रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी है, जो इस समय जर्मनी में पूरे परिवार के साथ रहती है। नेताजी हिटलर से मिले।
उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वह जापान पहुंचे। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद सिंह फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस समय रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया। भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। तमाम किस्से कहानियों में उन्हें जीवित बताया गया है। नेताजी ने ताइवान से जापान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह टोक्यो जा रहे थे। विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आग लग गई और चलते चलते वह क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इस हादसे में नेताजी बुरी तरह जल गए थे और उन्होंने पास के ही जापान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह भी जाना जाता है कि विमान हादसे में जो व्यक्ति बुरी तरह जख्मी था और जिसने अस्पताल में दम तोड़ा, क्या वह वाकई में सुभाष चंद्र बोस थे या कोई और। यह भी संभावना जताई गई है कि वह हादसे में बच गए। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए तमाम जांच समितियां गठित की, लेकिन आज तक उनकी मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थी। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वही नेताजी हैं। रोलेक्स की घड़ी, आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आज़ाद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिले। कहते हैं कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। और इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती रहे। बाय बाय।